अधीश प्रकाश नगर आया था ललिता और विशाखा को खोजने के लिए, लेकिन यहां वो एक बिल्कुल नई और अनजान मुसीबत में फंस गया था। और वे दोनों बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सर्पदेव ने किसी तरह से उन्हें अपने वश में कर लिया हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब तक अधीश को किसी ने भी उस मुसीबत के बारे में नहीं बताया था, जिसके कारण 8वें राजकुमार को दखल देना पड़ा। क्या थी वो घटना? क्या अधीश के खिलाफ ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? ललिता और विशाखा भी क्या अब उसके खिलाफ सर्पदेव का साथ दे रही थीं? अधीश और बम्मन तारागढ़ पहुंच चुके थे और उनके साथ ही वे दोनों बूढ़े मांत्रिक भी। नगर के बाहर से ही अधीश और बम्मन ने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते अपने साथियों की नजर से ओझल हो गए। बूढ़ा चिल्लाया, ये कम से कम चौथे स्तर का मांत्रिक है। अधीश का ये दास चौथे स्तर का मांत्रिक है। उसकी साथी महिला बोली, लगता है मांत्रिक अधीश ने वायु सिद्धि यंत्र भी पहन रखा है। उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है, फिर वे इससे पहले हमारे लिए क्यों रुके हुए थे? दोनों बूढ़े मांत्रिकों के चेहरे पर कड़वाहट के भाव उभर आए। वे गुप्त रूप से अपनी जादुई शक्ति और गति की तुलना अधीश से कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हुआ कि अधीश और मांत्रिक बम्मन धीमी गति पर चलते हुए उनके साथ चलने का इंतजार कर रहे थे। अन्यथा यदि अधीश और मांत्रिक बम्मन पूरे रास्ते उड़ गए होते तो वे बहुत पहले तारागढ़ पहुंच चुके होते। अधीश और मांत्रिक बम्मन के गायब होते ही ये उन्हें अपना अपमान प्रतीत हुआ। बूढ़े पुरुष मांत्रिक ने अपने जबड़े को बुरी तरह से जकड़ लिया और गुर्राया, चलो जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द तारागढ़ पहुंचना है। ये भी तो देखना है कि क्या इसी अकड़ के साथ मांत्रिक अधीश तारागढ़ में प्रवेश करेगा, जबकि ये एक संकेत चिन्हों के घेरे द्वारा संरक्षित है। महिला बोली, लेकिन हमें उसकी सुरक्षा के लिए यहां भेजा गया है, ना कि उसके साथ प्रतिद्वंदिता करने। यदि उसे कुछ भी हो गया तो हम सर्पदेव को क्या मुंह दिखाएंगे? तारागढ़ संकेत चिन्हों के घेरे के साथ साथ अनगिनत घुमंतु मांत्रिकों द्वारा संरक्षित किया गया था। इस तरह सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी और इसने तारागढ़ की स्थिति को कुछ हद तक बाकी दुनिया से कटा हुआ राज्य बना दिया था। ना तो तारागढ़ अपने आंतरिक मामलों में किसी की भी सुनता था, ना ही किसी के मामले में बोलता था। तारागढ़ एक तटस्थ राज्य था। बूढ़े मांत्रिक अधीश के खतरे में पड़ने की संभावना के बारे में सोच रहे थे। वे इस मामले को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सर्पदेव ने अधीश को सुरक्षित रखने के महत्व पर बार बार जोर दिया था और ऐसा न होने पर उन्हें सर्पदेव के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता था। तारागढ़ की व्यस्त सड़कों पर आज कुछ नए यात्री दिखाई दे रहे थे। दूर आकाश में अचानक दो छोटे छोटे काले बिंदु प्रकट हुए और तेजी से गायब हो गए। सामान्य लोग तो समझ भी नहीं सकते थे कि यह क्या चल रहा है, लेकिन वास्तव में नगर की सुरक्षा और लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए की गई व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी। आसमान में इन काले बिंदुओं को देखकर रक्षक चौकन्ने हो गए थे। सीमा के रक्षक ने संदेश भेजा, दो मांत्रिक तारागढ़ की ओर उड़ रहे हैं, पहचान अज्ञात। तुरंत ही कई शक्तिशाली तात्विक युद्ध के लिए तैयार होने लगे। उनके शरीर कई तत्वों के उतार चढ़ाव से झिलमिला रहे थे। वे सभी मध्यम श्रेणी के तात्विक थे और मांत्रिक से लड़ने और उन्हें हराने में सक्षम थे। तात्विकों की एक पूरी फौज ही तारागढ़ में मौजूद थी। रुको, ये तारागढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुम नहीं रुके तो तुम मारे जाओगे। ऊंची प्राचीर पर राजसी चांदी के कवच में अलंकृत एक तात्विक चिल्लाया, भड़ाम। तात्विक की बात के जवाब में आसमान से अग्निपिंड बरसने लगे। प्राचीर का लगभग आधा हिस्सा ढह गया और टूटे हुए टुकड़े नीचे गिर गए, जिससे शहर राज्य में खलबली मच गई। तात्विक और रक्षक भी हमले के लिए तैयार हो गए। हमारे नगर पर हमला हुआ है, दुश्मन को मार डालो। रक्षकों ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और ज्वाला की लपटों से आसमान भर गया। यह था एकता का महत्व। एक या दो मध्यम श्रेणी के तात्विक एक मांत्रिक के लिए कोई खतरा नहीं हो सकते थे, लेकिन अगर सैकड़ों और हजारों तात्विक इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी ताकत भयावह हो जाएगी। अंतहीन अग्नि तत्व ने आकाश को एक उग्र लाल रंग में रंग दिया, जैसे कि वो प्रचंड लपटों में फंस गया हो, और आकाश में दो काले बिंदु तुरंत गिर गए। आग! आसमान से एक आग आई। आखिर तुम सब हो तो एक साधारण तात्विक ही,
मांत्रिकों से कैसे टकराओगे? आग के बदले में किसी ने आग से ही हमला किया था। आकाश में भारी आग की लपटें अनगिनत चिंगारियों के रूप में फूट पड़ी। उग्र लाल ज्वाला हल्की सफेद हो गई, यहाँ तक कि पक्की प्राचीर भी जल गई और टूटकर बिखर गई। ये प्राचीरें जिनमें इतना श्रम और सामग्री लगी थी, कुछ ही देर में सफेद ज्वाला से जलकर खाक हो गई। मांत्रिक बम्मन ने प्राचीर पर संघर्षरत भीड़ को देखा और निराशा से अपना सिर हिलाया। ये तात्विक तो बहुत कमजोर निकले मांत्रिक अधीश। ये बात ठीक थी। अधीश जैसा शक्तिशाली मांत्रिक तात्विकों की पूरी सेना पर भारी था। यहाँ तक कि बेहद मजबूत किला भी शक्तिशाली मांत्रिकों के सामने पूरी तरह से बेकार था। केवल एक चीज जो मांत्रिक को हरा सकती थी, वो थी दूसरे मांत्रिक की शक्ति। नगर के आसपास में फैली इस अराजकता पर जैसे ही राजा तारण का ध्यान गया, उसने अपने विशेष सलाहकार और रक्षक मांत्रिक प्रदीप से पूछा, मांत्रिक प्रदीप, ये दो लोग कौन हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? मांत्रिक प्रदीप ने एक नीले मांत्रिक की पोशाक पहनी हुई थी और उसके भूरे सफेद बालों की लंबी चोटी सी बना रखी थी। अपनी पतली उंगलियों में 2 साधारण अंगूठियां पहनी हुई थी और उसका बूढ़ा चेहरा कुछ गुलाबी लग रहा था। वो जीवन और जोश से भरा हुआ प्रतीत होता था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों मांत्रिक हैं, बिन बुलाए मेहमान। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये दोनों कौन हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य ही उन्हें यहाँ खींच लाया है और वे हमारे नगर पर हमला करने की भूल कर बैठे हैं। मांत्रिक प्रदीप की आवाज स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी और वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिया, जैसे कि तारागढ़ में अराजकता महज एक मामूली गड़बड़ी थी। राजा थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे मांत्रिक प्रदीप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। इन 2 दुष्ट मांत्रिकों ने मेरे नगर में लोगों को बेरहमी से मार डाला है और उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मांत्रिक प्रदीप के होठों के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसके बाद वो मुड़ा और आकाश में 2 छोटे काले बिंदुओं पर अपनी निगाह टिका दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मांत्रिक ने अपने पीछे खड़े अपने दास मांत्रिक से कहा, बेतास, जा और जल्दी से जल्दी इन दोनों को नीचे ले आ। याद रखना, मैं उन्हें जीवित अपने सामने देखना चाहता हूं। उसका दास दुबला पतला और सावले रंग का एक मांत्रिक था। उसका नाम बेतास था। बेतास ने ऊपर देखा और आकाश में 2 छोटे बिंदुओं पर नजर डाली और जल्दी से वहां से चला गया। तारागढ़ की राजधानी में अव्यवस्था फैल चुकी थी, खासकर प्राचीर के पास का हिस्सा। वो क्षेत्र काले धुएं से भर गया था और अनगिनत स्थानों पर सफेद लपटें अभी भी जल रही थीं। कोई भी इन लपटों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी को पता था कि एक बार आग के संपर्क में आने के बाद वे तुरंत जलकर राख हो जाएंगे। हवा में झूलते हुए भी मांत्रिक बम्मन की जबरदस्त दिमागी शक्ति तारागढ़ पर केंद्रित थी। नगर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो उसकी नजरों में छिपा हो। उसने अधीश से कहा, महाशय, कोई आ रहा है। मांत्रिक बम्मन की चेतावनी की कोई जरूरत नहीं थी। अधीश ने पहले से ही प्राचीर पर 5-6 मांत्रिकों को आते देख लिया था। अब उनकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थी। उनको देखते ही अधीश समझ गया था कि ये सामान्य मांत्रिक नहीं है। यहां आने से पहले ही अधीश ने तारागढ़ के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। उसे पता था कि यहाँ के राजा के पास घुमंतु मांत्रिकों की एक शक्तिशाली फौज थी और उनका मुखिया था मांत्रिक प्रदीप। मांत्रिक प्रदीप भी एक स्वतंत्र मांत्रिक ही था, यानी वो कभी किसी मांत्रिक संस्था में सीखने के लिए नहीं गया था। फिर भी अधीश उसकी इस बात से प्रभावित था कि स्वतंत्र मांत्रिक होते हुए भी वो संकेत विद्या में निपुण था। प्राचीर पर चल रहे ये 5 मांत्रिक भी कम से कम 4थी श्रेणी के ही मांत्रिक थे और उनका सरदार इस समय प्रदीप का ही दास मांत्रिक बेतास था। बेतास चिल्लाया, आसमान में घेराबंदी की जाए। उसके आवाज देते ही उसके साथी सक्रिय हो गए। एक पल में पूरा तारागढ़ सफेद रोशनी की एक धुंधली परत से ढक गया। इसके अलावा आसमान में अनेक रहस्यमय संकेत चिन्ह तैरने लगे। यह संकेत चिन्हों का घेरा था जिसने पूरे तारागढ़ को घेर लिया था। इस घेरे को बनाने में मांत्रिक प्रदीप ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत की थी। संकेत चिन्हों का घेरा, यह सुरक्षा चक्र जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था। उसने आसमान की ओर देखा। अब वो मन में संतोष महसूस कर रहा था। सुरक्षा चक्र के आसमान में आते ही मांत्रिक प्रदीप की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसने एक मंत्र अपने होठों में बुदबुदाया
तुरंत ही आसमान में फैले संकेत चिन्ह एक दूसरे से जुड़ने लगे और जल्दी ही एक विशाल जाल में परिवर्तित हो गए। अधीश और बम्मन भी उस जाल में आ गए थे। अधीश को तुरंत लगा कि कुछ असामान्य है। उसके चारों ओर का पवन तत्व अब वायु सिद्ध यंत्र की उड़ान का भार सहने में सक्षम नहीं लग रहा था। उसने बम्मन की ओर देखकर कहा, पवन तत्व प्रभावित हो रहा है। लेकिन बम्मन उसी तरह सामान्य था। अधीश अपनी उड़ान के लिए उस सिद्धि यंत्र पर निर्भर था। लेकिन बम्मन ने सैकड़ों वर्षों की साधना से अपने अंधेरी शक्ति के मंत्र पवन दीप्ति को इतना मजबूत बना लिया था कि किसी भी शक्ति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। जाल में फंसने के बावजूद उसके शरीर के चारों ओर पवन तत्व का उतार चढ़ाव जरा भी कम नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण प्रकाश चमक उठा। बम्मन बोला, महाशय, यह संकेत चिन्हों का घेरा वास्तव में खतरनाक है। कृपया मुझे इसे तुरंत नष्ट करने की अनुमति दें। मांत्रिक बम्मन हमला करने के लिए तैयार था। वो 7वें स्तर का मांत्रिक था और एक ही इशारे से पूरे नगर को नष्ट कर सकता था। अधीश ने हल्के से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। बम्मन, हमला मत करो। ये लड़ाई मैंने मोल ली है और मैं ही इसे खत्म करना चाहता हूं। वास्तव में अभी अधीश के मन में कुछ और ही चल रहा था। आज तक उसने कई भूमिकाएं निभाई। मंदार के मांत्रिक छात्र के रूप में, गुरु सूर्यभान के प्रिय शिष्य के रूप में और इसी तरह चंद्रनगर और प्रकाश नगर में एक नौसिखिए के रूप में। वो इन सब में सफल भी रहा था। लेकिन अभी उसकी सफलता को उसके परिवार से नहीं जोड़ा गया था। यदि वो पुरोहित परिवार को मांत्रिक कुल में बदलना चाहता था तो ये उसके लिए अच्छा मौका था। और इसी कारण अपनी विजय और फायदे की सोचने की बजाय उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ज्यादा जरूरी समझा। अधीश ने फैसला कर लिया था और अगले ही पल आसमान से नीचे आया और प्राचीर पर खड़ा हो गया। उसके ठीक सामने बेताज समेत 5 मांत्रिक खड़े हुए थे। उन सब की आंखों में अधीश को अकेला देखते ही चमक आ गई थी। मांत्रिक प्रदीप, जो दूर बैठकर भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए था, अधीश की इस बेवकूफी पर हिकारत से हंसने लगा। क्या चल रहा था अधीश के दिमाग में इस समय? क्या वास्तव में वो अकेला इस पूरे नगर के मांत्रिकों से युद्ध कर सकेगा, या उसका ये सपना एक दुष्स्वप्न बनकर रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।